नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। रुक करते हैं खबरों का। नए कृषि कानूनों पर बीच लगातार रास्ता तलाशने की कोशिश हो रही है। किसान नेताओं और सरकार के बीच में 11वें दौर की बैठक भी पहले की तरह बेनतीजा रही। अगली बैठक की तारीख फिलहाल तय नहीं है। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है। कानूनों को 18 महीने तक टालने के अलावा इससे बेहतर हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से बेहतर प्रस्ताव दिया था। अगर किसानों के पास इससे अच्छा कोई प्रस्ताव है तो उसे लेकर आएं। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में की सीमाओं पर लगातार 59वें दिन भी किसानों का हल्ला बोल जारी है। कृषि कानूनों पर कोई समाधान नहीं निकलने से घमासान अब भी बरकरार है। 11वें दौर की बैठक में भी सभी किसानों ने तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को फिर से दोहराया। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन पर सरकार इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकती। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगली बैठक के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। सरकार ने यूनियनों को दिए गए सभी संभावित विकल्पों के बारे में बताया। उनसे कहा गया है कि उन्हें कानूनों को स्थगित करने के प्रस्ताव पर अंदरूनी चर्चा करनी चाहिए। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਐ ਕਹ ਲਓ ਫੇਲ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਐ ਕਹ ਲਓ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 26 तरीक तो बाद ਜਿਹੜੇ एक्शन ने उन्होंने की आई सी उन्होंने देखो मंत्री जी को हमने नोट करवा दिया। और ये धमकी जो आई थी मुझे 9:15 बजे अननोन नंबर से फ़ोन आया था। उसने बोला कि चलिए बल्कि गवर्नमेंट जो है मान रही है, आप नहीं मानते हो तो मुझे गाली देने लगा वो आदमी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, जस्ट 20 सेकंड फ़ोन चला। उसके बाद दोबारा आया, मैंने नहीं उठाया और पंजाब के अधिकारी जो आए थे सीनियर उनको नोट करवा दिया। उन्होंने बोला कि इसकी छानबीन करके एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए, लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। तो 11वें दौर की जो वार्ता थी वो भी बेनतीजा रही। उसके बाद किसानों ने भी अपनी बात कही, कृषि मंत्री ने भी कही। इसको लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ में राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले बीते रोज की अगर हम बैठक की बात करें, क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या ये बैठक भी एक बार फिर से बेनतीजा रही है? विस्तार से बताएं। जी राजीव तक हमारे से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 11वें दौर की जो वार्ता थी वो बेनतीजा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लगातार जिस तरीके से जो कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है, आज भी 59वें दिन भी किसान एक बार फिर से नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। और इस भारी ठंड के बीच भी किसानों का यह संघर्ष लगातार जारी है। आपको बता दें कि 59 दिन के दौरान करीब 70 जो किसान हैं उनकी जान जा चुकी है। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार के बीच 11 दौर की अब तक बातचीत हो चुकी है। और कृषि मंत्री ने कहा कि 45 घंटे से ज्यादा की बातचीत 11 दौर की इस वार्ता के दौरान हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। लेकिन साथ में कृषि मंत्री ने किसानों के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने सीधे तौर पर यह जताने की कोशिश की है कि कुछ ताकतें ऐसी घुस गई हैं आंदोलन के अंदर जो इसका समाधान नहीं चाहते हैं। इस तरह की बातें कृषि मंत्री के द्वारा कही गई। और साथ में यह भी कहा गया कि जो प्रस्ताव रखा गया है उससे बेहतर सरकार कुछ और नहीं दे सकती है, यानी कि उसके अलावा अब कोई विकल्प
किसानों के सामने सरकार के द्वारा नहीं रखा गया है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको लेकर अभी आगे क्या चर्चा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। हालांकि कल जिस तरीके से कृषि मंत्री ने कहा है, उन्होंने कहा कि अगली वार्ता के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है, तो वहीं किसान नेताओं ने भी यही कहा कि कोई तारीख तय नहीं की गई है और अब 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड होनी है वो हर हाल में ट्रैक्टर परेड होगी और साथ में इसको तैयारियां भी इसकी लगातार की जा रही हैं। लेकिन कृषि मंत्री के साथ में जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा था, 11वें दौर की जो बैठक थी उससे भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। 22 तारीख को 11वें दौर की बैठक हुई। 22 तारीख पर सभी की यानी कि पूरे देश की निगाहें थी, सभी को उम्मीद थी कि शायद इस बार कोई समाधान निकल जाए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। यही वजह है कि लगातार इतनी दौर की बैठक के बावजूद आज एक बार फिर से जो किसान हैं आंदोलन करने को मजबूर हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। और एक बार फिर आपको यह बताते चलें कि नए कृषि कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हैं, उन तीनों कानूनों के खिलाफ लगातार जो कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि तुरंत इन नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। और राजीव तिवारी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अब बीते रोज की अगर हम बैठक की बात करें, क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या कुछ कृषि मंत्री और किसान नेता कहते नजर आए, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल बताएं, जिस तरीके से बातचीत करें, जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर जो विवाद चल रहा है वो तो अभी तक सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से कल की जो बैठक थी, यानी 11वें दौर की जो बैठक थी, वो भी कहीं ना कहीं विफल रही और कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि जब तक कृषि कानून को वापस नहीं किया जाएगा वो पीछे नहीं हटने वाले। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं कि कृषि मंत्री ने प्रस्ताव रखा था किसानों का आगे कि हम साल 1.5 साल के लिए कृषि कानून को रोक देते हैं, मगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया जा सकता। मगर जिस तरीके से किसानों ने प्रस्ताव पर गौर किया और गौर करने के बाद में एक रणनीति बनाई, रणनीति के होने के बाद में जिस तरीके से कल जो बैठक हुई, बैठक के अंदर स्पष्ट कर दिया गया किसानों की तरफ से कि हम कृषि कानून जब तक वापस नहीं कराएंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर जिस तरीके से सरकार ने भी कल साफ कर दिया बिल्कुल कि कृषि कानून को वो वापस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 1.5 साल के लिए रोक सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं इसके बीच में अभी तक जो अगली बातचीत होनी चाहिए थी, यानी कि जो अगली वार्ता होनी चाहिए थी, उसके लिए अभी डेट डिसाइड नहीं की जा चुकी है। और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी, सरकार कहीं ना कहीं अब किसानों के ऊपर प्रेशर डालेगी और किसान कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी की परेड की रैली है, यानी कि जो उनकी ट्रैक्टर रैली है, उसको पोस्टपोन करे। मगर कहीं ना कहीं अभी भी स्पष्ट नजर आ रहा है कि सरकार पीछे नहीं हट रही है, ना ही किसान पीछे हट रहे हैं। मगर कोई बीच का रास्ता अभी तक निकलता नहीं नजर आ रहा है और लगभग 60 दिन हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं। जी। और राजीव, एक बात हम समझने की कोशिश करें कि एक तरफ सरकार ने एक बार फिर से बेनतीजा ये बैठक रही है, कोई राहत किसानों को नहीं दी है, दूसरी तरफ किसान हैं वो लगातार ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं, कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हम ट्रैक्टर परेड को लेकर सवाल जानना चाहें कि क्या ट्रैक्टर परेड का दबाव सरकार पर कम हो रहा है या सरकार ने उसके लिए कोई जो फैसला किया उसका कोई इलाज ढूंढा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से जरूर स्पष्ट किया गया है कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को जरूर निकालेंगे, चाहे इसके लिए दिल्ली पुलिस उनको परमिशन दे या केंद्र सरकार उनको परमिशन दे या ना दे। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उनको साफ कर दिया है कि उनके पास परमिशन देने के लिए अनुमति नहीं है, उससे वो परमिशन नहीं दे रहे हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं ट्रैक्टर रैली को निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है। मगर जिस तरीके से सरकार ने भी साफ कर दिया, अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया कि वो सिर्फ 1.5 साल के लिए कृषि कानून को रोक सकते हैं, ना ही उसको स्थगित कर सकते हैं। मगर किसान जो है वो यही चाहते हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। मगर अभी तक जो कह सकते हैं 26 जनवरी की परेड के चलते कहीं ना कहीं जो किसानों की ट्रैक्टर रैली है वो भी कहीं ना कहीं किसान चाहते हैं उसको निकालना। मगर जिस तरीके से अब सरकार बार बार स्पष्ट कर रही है, यानी कल जो सरकार का जो रुख था वो देखने लायक था और कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि वो तीनों तो वापस नहीं लेंगे। मगर 26 जनवरी की जो परीक्षा किसानों की वो कहीं ना कहीं रोकने की कोई और रणनीति बनाई हुई है, या फिर कहें दिल्ली पुलिस को आगे करना होगा ताकि उसको जो किसानों की जो रैली है उसको रोका जाए। मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक किसानों को कोई परमिशन नहीं दी गई है। शायद पुलिस जो है वो बल का प्रयोग कर सकती है रोकने के लिए उनको। जी। एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि राजीव, जिस तरीके से बीते रोज बैठक में गहमा गहमी रही, नाराजगी देखने को मिली, ना सिर्फ किसानों के द्वारा बल्कि जो कृषि मंत्री हैं वो भी नाराज नजर आए। क्या वजह आखिरकार ऐसी थी कि दोनों पक्षों में इतनी तल्खी देखने को मिली?
देखिए बिल्कुल राय, जिस तरीके से कल जो बैठक हुई थी, बैठक के अंदर वार्ता के अंदर पूरा हमने यही देखने को मिला, क्योंकि बार बार बाहर सूचना यही आ रही थी विज्ञान भवन के बाहर के किसान जो है वो भी नाराज है और कहीं ना कहीं जो कृषि मंत्री है वो भी नाराज है, क्योंकि दोनों तरफ कोई तालमेल बनता नजर नहीं आ रहा था और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बीच का रास्ता था वो निकलता नजर नहीं आया, क्योंकि किसान बार बार वही कह रहे थे कि हमें तीनों कृषि कानून रद्द कराने, ना कि 1.5 साल के लिए उस पर रोक लगानी, क्योंकि 2 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाती है और 1.5 साल के लिए सरकार भी कहीं ना कहीं रुख साफ करती है, 1.5 साल के लिए वो भी लेकिन रोक लगाने के लिए तैयार है। मगर किसानों की तरफ से बार बार स्पष्ट कर दिया गया कृषि कानून वापस नहीं होगा, वो पीछे हटने वाले नहीं है और ना ही इस प्रदर्शन को पीछे करेंगे। मगर जिस तरीके से सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम 1.5 साल तक के लिए सिर्फ रोक लगा सकते हैं, इसको स्थगित नहीं कर सकते हैं और इसके लिए चाहे आप कितना भी जोर लगाइए ये स्थगित नहीं होगा। मगर जिस तरीके से गर्मा गर्मी रही वो कहीं ना कहीं देखने लायक थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जानकारी जो मिल पा रही थी कि अंदर किसानों की बातचीत नहीं हो पा रही है, ना ही सरकार पीछे हट रही है, ना ही सरकार किसान पीछे हट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। मगर किसानों की तरफ से बार बार एक प्रेशर डाला जा रहा था कि हम 26 जनवरी की परेड के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चाहे इसके लिए हमें दिल्ली की या केंद्र सरकार परमिशन दे या न दे, मगर वो तैयार है और 26 जनवरी की परेड वो हर सूरत में निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें राजीव, क्योंकि अब तारीख नहीं दी गई है, क्या किसानों ने मान लिया है कि अब सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं है, संघर्ष लगातार जारी रहेगा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, ये स्पष्ट जिस तरीके से किसानों की सरकार की तरफ से ना ही कोई तारीख दी गई है और अगली बातचीत के लिए ना ही ये कहा गया है कि हम 1 हफ्ते में दो हफ्ते में या फिर अगली डेट कौन सी डिसाइड होगी वो आपको बताएंगे, मगर अभी तक ऐसा कोई भी पहलू सामने नहीं नजर आया। मगर जिस तरीके से बात करें किसानों का जो प्रेशर है वो बिल्कुल सरकार के ऊपर है, मगर अब सरकार कहीं ना कहीं दूसरी रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से अभी तक डेट नहीं दी गई है, ना ही ये बताया गया है कि हम बातचीत का दूसरा जो प्रक्रिया होगी वो अपनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब 11वें दौर की बातचीत हो चुकी है और उसके अंदर भी कोई नतीजा नहीं निकला है। तो अब देखना होगा कि 12वें दौर की जो बातचीत होगी या उसकी जो डेट डिसाइड होगी वो कब हो पाएगी। मगर अभी तक सरकार लगता है शायद कोई और रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है किसानों का प्रदर्शन खत्म करने के लिए। जी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि बीते रोज ये खबरें सामने आई कि कुछ किसान नेताओं को पुलिस के द्वारा रोका गया, उनके साथ हाथापाई हुई, गाड़ी तोड़ी गई, इस तरह की बातें भी सामने आई। क्या इन तमाम शिकायतों को कृषि मंत्री के सामने रखा गया? क्या कुछ कृषि मंत्री ने इस पर कहा? क्या किसान नेता कहते नजर आए? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कल जो किसानों को रोका गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं और की गाड़ियां भी जो रोकने की कोशिश करी, तोड़ने की कोशिश करी, उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि आप लोग एक तरफ तो हमसे बातचीत का दौर अपना रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस को आगे करके आप इस तरीके की रणनीति अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा क्या है। मगर किसानों कृषि मंत्री जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ना ही दिल्ली पुलिस को ऐसा ऑर्डर दिया था। मगर अगर रोका गया है तो आपको कोई 26 जनवरी की परेड के मद्देनजर रोका गया होगा, कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर। मगर सही सीधे कहें तो कृषि मंत्री ने उस बात को सिर्फ भूल कर दिया था, ना कि किसानों के सवाल का जवाब हमसे दिया। मगर जिस तरीके से किसान भी समझ रहे हैं कहीं ना कहीं 26 जनवरी के चलते कहीं ना कहीं सरकार जो है पुलिस को आगे कर रही है और बल का प्रयोग कर सकती है, और ये आशंका अभी किसानों को भी होती है। जो जितने भी संगठन नेता थे वो उनको साफ हो चुका है कि सरकार कहीं ना कहीं पुलिस बल को आगे करेगी और करने के लिए वो कहीं ना कहीं इस तरीके की रणनीति अपना रही ताकि किसानों की जो बैठक है वो पूरी ना हो पाए या फिर उन किसानों को रोका जाए। तो कहीं ना कहीं रणनीति साफ नजर आ रही है, मगर किसान अभी भी पीछे हट नहीं रहे और उन्होंने साफ कर दिया है बेशक हमको यहाँ पे 2 महीने बैठना पड़ जाए, जो प्रदर्शन है अपने ट्रैक्टर रैली है वो शांतिपूर्ण करेंगे, जब तक परमिशन नहीं देंगे जी कोशिश करेंगे दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 59वां दिन आज जारी है और ऐसे में लगातार किसान कृषि कानून के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं हरियाणा में ट्रैक्टर परेड को लेकर 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। हरियाणा में जहां कुछ किसान संगठन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करने की तैयारी में जुटे हैं और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की बात कह रहे हैं, तो वहीं ट्रैक्टर परेड पर हरियाणा किसान यूनियन 2 फाड़ होती नजर आ रही है। हरियाणा किसान यूनियन के रतन मान गुट के किसानों से अपील की है कि और कहा कि ट्रैक्टर यात्रा निकालकर 26 जनवरी कार्यक्रम को खराब न करें। तो वहीं हरियाणा किसान यूनियन के बाकी किसान लगातार ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचकर ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने की लोगों से अपील कर रहे हैं और जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं।
नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा यही है, इससे बेहतर प्रपोजल नहीं हो सकता, एक आध महीने को और ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, और आप सलाह करके हमको बता दो। तो अभी क्या अगली कोई डेट मीटिंग के लिए मिली नहीं, है? उन्हें ये कहा है कि आप अगर बात करना चाहते हो तो हमको बता दो, हम आपसे बात कर लेंगे। हमको बताना है कि हमें सरकार से बात करनी या नहीं करनी। और सर आज कम बातचीत हुई क्योंकि उन्होंने रामायण का पार्ट खत्म हो गया, वो तो लास्ट था। जी हाँ, पार्ट था रामायण का और लास्ट के 3 पन्ने बच रहे थे, वो पढ़ दिया, खत्म हो गया, 20 मिनट का खेल था। किसानों के बीच में सर इसको लेकर सहमति बन गई है कि इसको आज बात reject करना है या बात करेंगे। और 26 तारीख की पहल करना है सर। 26 जनवरी को तो चलेंगे। हाँ, चलेंगे 26 को। आइयो वहीं मिलिए 26 तारीख में, है ट्रैक्टर पर आइयो बैठ के। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार जो ट्रैक्टर परेड की तैयारियां हो रही है, लेकिन इस बीच हरियाणा में 2 फाड़ नजर आ रही है यूनियन, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष है रतन सिंह मान, उनकी ओर से ये किसानों से अपील की गई है। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जो 26 जनवरी का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन होता है देश के लिए, तो उसमें किसी तरह का किसानों को हाथ ना डाल, इस तरह की सोच रखनी चाहिए किसानों को। और जो ये ट्रैक्टर परेड है उसमें उसको स्थगित करें या उसमें शामिल ना हो या उसमें हिस्सा ना लेने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी प्रदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना डाला जाए, ये अपील किसानों से उनके द्वारा रतन सिंह मान के द्वारा की गई है। क्योंकि उन्होंने कहा कि यह दिवस काफी कुर्बानियों देने के बाद मिला है, तो इसमें किसी तरह के व्यवधान ना डाले जाए। नाराजगी जाहिर करना या देश की शान में आयोजित समारोह में व्यवधान डालना उचित नहीं है, ये उनकी ओर से कहा गया। तो और वहीं जो किसान नेता है उनकी ओर से ये कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 26 जनवरी को जो किसान ट्रैक्टर परेड है उसमें शामिल हो और अपनी व्यवस्था के बारे में भी कहा गया कि ट्रॉलियों की तरह से तैयार किया जाए कि रात को अगर उसी में रात बितानी हो या उसमें सोना हो या उसी में रुकना पड़े तो उसमें रुका जा सकते, उसमें राशन और अन्य चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी स्थिति में ट्रॉलियों के अंदर ही जो है रुका जा सके। जी अभिषेक, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि तैयारियां लगातार जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच में इस तरह की खबरें हैं, साथ में ये भी बातें कही जा रही हैं कि लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट है, क्या किसान संगठनों का कहना है कि किस तरीके से तैयारियां हो रही है वहां जाने की, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि शांति भी बनाकर रखना है, उन तमाम चीजों को लेकर किसान संगठन क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, एक बार विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो किसान संगठनों की ओर से ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और 26 तारीख की जो ट्रैक्टर परेड है उसमें शामिल हो। उसी की तैयारी को देखते हुए पंजाब काफी संख्या में जो ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंच रहे हैं। वहीं हरियाणा के भी जो किसान हैं जो वो प्रत्येक गांव से उसमें एक तय कर दी गई है कि इस दिन ट्रैक्टर प्रत्येक गांव से दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचना और इस ट्रैक्टर जो रैली है जो रिंग आउटर रोड पे दिल्ली के जो की जाएगी 26 जनवरी को, उसमें पहुंचे और उसमें भारी संख्या में अपना समर्थन दे। तो ये जो अपील जो किसान संगठनों की ओर से की गई है तो उस पर किसान जो है अमल करते दिख रहे हैं और पूरी अपनी जो तैयारियां हैं जोरों पर। वहीं उन्होंने कहा कि अपने ट्रॉली की व्यवस्था रखें कि किसी भी स्थिति में जो हो उस ट्रॉली में रुका जा सके। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन साथ में ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि आज 59वां दिन है और बीते रोज जो 11वें दौर की वार्ता हुई वो भी बेनतीजा रही, तो उसके बाद किसानों की क्या स्थिति है। हरियाणा की अगर हम बात करें, जो किसान संगठन है वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और किस तरीके से आंदोलन को और बढ़ाने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो कल की जो बैठक थी कल की उसमें तो बेनतीजा रही। एक बार फिर उसमें 20 मिनट जैसे बात निकल के जो सामने आ रही है कि 20 मिनट ही उस पर चर्चा हुई और किसानों का यही मांग थी कि जो नया कोई प्रस्ताव अगर लेके आते हैं तो अगली बैठक में वो शामिल होंगे। ये प्रस्ताव जो है उनको किसी भी मजदूर नहीं है, क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि तीनों कृषि जो कानून है वो रद्द होने चाहिए और इसके अलावा कोई भी जो पिछले प्रस्ताव सरकार की ओर से है वो अमान्य है, उनको किसान यूनियन या किसान संगठन जो है या किसान मानने को तैयार नहीं है।
तो उनके ही साफ तौर पे कहना है कि 27 तारीख की जो परेड है उसमें ज्यादा से ज्यादा किसान शामिल हो। इस तरह की रणनीति पर जो किसान संगठन या किसान जो नेता है वो काम कर रहे हैं और हमारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों से अपील की जा रही है कि वहां पर 26 तारीख को दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ और अपनी पूर्ण रूप से की गई तैयारियों के साथ पहुंचे। और वहीं पर जो रतन सिंह मान की ओर से जो ये अपील की गई है कि किसान 26 तारीख की परेड में ना पहुंचे। ये एक बड़े सम्मान दिवस के रूप में 26 तारीख को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसमें किसी तरह का व्यवधान ना डाले, नाराजगी जाहिर करने के और कई अन्य तरीके हैं। जी, लेकिन 26 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर ट्रैक्टर परेड की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन विपक्ष की क्या तैयारी है? क्या विपक्ष भी इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होगा? विपक्ष के द्वारा भी कोई तैयारी हो रही है? क्या जानकारी इससे संबंध में? जी देखिए, विपक्ष की बात करें, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ खड़े रहने की बात कर रही है कि उनके जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से जो बयान आते हैं वो किसानों के पक्ष में और इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने जाने की मांग उनकी ओर से आती है। और वही जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसके जो विधायक अभय सिंह चौटाला, उनके द्वारा ऐलान किया गया कि 26 तारीख तक कोई फैसला नहीं आता तो वो 27 तारीख को अपना विधानसभा में ट्रैक्टर पर जाके इस्तीफा देंगे। और वही उनका ये भी आह्वान है कि वो 26 तारीख को जो है किसानों के बीच में ही रहेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इन तीनों कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए किसानों के साथ लगातार खड़े रहेंगे। जी, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जो कांग्रेस की हम बात करें वो भी ट्रैक्टर परेड की बात कह रही है, हिस्सा लेने की बात कह रही है। इनेलो की हम बात करें, वो एक तरफ वहां पर अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देंगे, दूसरी तरफ वहां पर उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वो भी वहां पर पहुंचेंगे, शामिल होंगे ट्रैक्टर परेड में। तो क्या इसको लेकर किसानों ने कोई बात कही है? क्या वो लोग किसानों के ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे या फिर वहां पर सिर्फ पहुंचेंगे समर्थन करने के लिए? देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां की बात करें या फिर नेताओं की बात करें तो वो अपनी तरफ से, जैसे अभय सिंह चौटाला की ओर से कई दिन पहले ही शुरुआत कर दी गई थी ट्रैक्टर परेड की कहे या रैली की कहे, जो पूरे प्रदेश में विभिन्न जिलों से होती हुई 26 तारीख को उनका ये कहा गया था कि 26 तारीख को उसका जो समापन है या फिर जो 26 दिल्ली बॉर्डर पर वो सिंगू बॉर्डर पर पहुंचेंगे और किसानों को अपना समर्थन देंगे। और उनके तमाम जो कार्यकर्ता है उनको उन्होंने अपील की थी कि भारी संख्या में जो ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेके 26 तारीख को दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों का समर्थन दे और 26 जनवरी जो ट्रैक्टर परेड है इसमें शामिल। तो उनकी तरफ से ये आह्वान किया गया और वो तरफ से भी ये कहा कि वो 26 तारीख को जो है वो इस ट्रैक्टर परेड में किसानों के साथ शामिल होंगे। एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं, चाहे वो पंजाब के हों या फिर हरियाणा के हों, वो ट्रैक्टर परेड को लेकर वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि खबर ये भी है कि अब पेट्रोल पंप को बंद करने की बातें चल रही, इस तरह की जो कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, उससे संबंध में क्या जानकारी है? लोग क्या कह रहे हैं? जी देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के गाँव की बात है तो वहां पर गाँव में जो आपसी जो समूह है उन चर्चा हुई है, उनकी बात भी होती है। भारी संख्या में जो ट्रैक्टर है जो गाँव से प्रत्येक को एक गिनती की गई है, इतनी गिनती में ट्रैक्टर एक गांव से जरूर वहां पर पहुंचे और ये पूर्ण रूप से पंजाब हरियाणा के जो किसान सबसे तैयारी की जा रही है उसमें महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। महिलाओं के भी वहां पहुंचने की जानकारी मिल रही है और जो समय समय पर महिलाएं ट्रैक्टर चलाते हुए दिख भी रही है, जो कि सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पर यहाँ हरियाणा पंजाब से विभिन्न जिलों से जो वहां पर 26 तारीख की जो ट्रैक्टर परेड है उसमें शामिल होने के लिए जा रही है। तो जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर इसमें उत्साह भी है और इस ट्रैक्टर परेड को सफल बनाने के लिए उनमें जज्बा भी दिख रहा है कि वो 26 तारीख की जो ट्रैक्टर परेड है वो इन कृषि कानूनों को विरोध जताने के लिए भारी संख्या में किसान पहुंचने की तैयारियां जोरों पर है। अलग अलग तरह की झांकियां निकालने की बात कही जा रही है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम, ये कहा जा रहा है कि उस दौरान कार्यक्रम निकाले जाएंगे। जिस तरीके से राजपथ पर हर साल एक झांकियां निकलती हैं देश के अलग अलग विभागों की, अलग अलग संस्थाओं की, उसी तरीके से किसान भी अपनी ऐतिहासिक जो क्षणों को झांकियों के तरीके से प्रस्तुत करने की जो कोशिश करेंगे, उससे संबंध में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, ये किसानों की ओर से अपने लेवल पर
इस ट्रैक्टर परेड में झांकियों की जो है तैयारी की गई है। अपनी ट्रॉलियों को इस तरह बनाया जा रहा है कि वो एक झांकी के रूप में ये परेड दिखे, जैसे कि 26 जनवरी को परेड होती है। उसी तरह जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उनके द्वारा जो है जो पुराने किसान नेता या जो बड़े जो किसानों के हितेश जो नेता रहे हैं, उनकी जो है मूर्तियां या उनकी जो कलाकृतियां जो है वो बनाई जा रही है। उसमें जो खर्चा आ रहा है वो जेब से वहन कर रहे हैं। वैसे भी जानकारी के कई कलाकार जो है वो लाखों रुपए में जो जेब से खर्चा करके इस झांकी को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो चंडीगढ़ से संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ट्रैक्टर परेड को लेकर हरियाणा के अंदर दो फाड़ कुछ किसान संगठन नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने अब शुक्रवार को अपनी शिकायत वापस ले ली है। महिला ने मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत की थी, हालांकि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। महिला के केस वापस लेने के बाद यह मामला अब एक तरफ से बंद हो चुका है। मुंबई पुलिस ने बताया कि धनंजय मुंडे के खिलाफ रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने हमें एक लिखित बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि वो शिकायत वापस लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि महिला ने बताया कि वो परेशान थी, उसकी शिकायत का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। वहीं शिकायतकर्ता को इस संबंध में एक नोटरी एफिडेविट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता उस महिला की बहन है जिसके मुंडे के साथ रिश्ते हैं। उसने 11 जनवरी को सामाजिक न्याय मंत्री पर शादी के बहाने रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस से संपर्क करके लिखित शिकायत की थी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक धनंजय मुंडे के खिलाफ रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने यह शिकायत ओशिवारा पुलिस को दी थी, जहां पर एसीपी रैंक के अधिकारी ज्योत्सना रसम ने उसका बयान दर्ज किया था। वहीं मुंडे ने बलात्कार के आरोपों से इनकार किया था, लेकिन राकपा प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि ये एक गंभीर आरोप है, लेकिन वो जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। वहीं बीजेपी नेता चित्रा बाघ ने महिला की शिकायत वापस लेने पर सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। चित्रा बाघ की माने तो उन्होंने पहले ही कहा था कि इस पूरे मामले में मंत्री का इस्तीफा कर बारीकी से जांच होनी चाहिए, लेकिन जो डर था वही हुआ। महिला को मजबूर करके शिकायत वापसी कराई गई है। मला पण प्रसार माध्यमातून कळालं की रेणू शर्माने आपली तक्रार परत घेतली आहे। धनंजय मुंडेजीला एक मोठा दिलासा मिळाला असेल। 10 वर्ष आधी पण मी तिच्या विरोधात काय सांगितलं नाही, आज पण मी सांगणार नाही। ती एक महिला आहे। महाराष्ट्राचे जे टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप आहे सगळे पार्टीचे, तो एक मॅच्युअर्ड लीडरशिप आहे आणि ते योग्य निर्णय दरवेळी घेतात। से पता चला है कि रेणु शर्मा, जिन्होंने धनंजय मुंडे इनके ऊपर बलात्कार जैसा एक गंभीर आरोप लगाया था, जिसे उन्होंने अभी पीछे ले लिया है। पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत ही क्लियर स्टैंड था कि इस घटना की पूरी तरह से जांच हो, इंक्वायरी हो और जो सच है वो सामने आए। इसमें जो भी दोषी पाया जाए उनको वहाँ पे सजा हो। और ये घटना हमारे लिए सिर्फ धनंजय मुंडे और रेणु शर्मा तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में हम कोई गलत एग्जाम्पल सेट होना नहीं देना चाहते और इसी तहत हमने धनंजय मुंडे इनके इस्तीफे की मांग की थी। आज हमने देखा कि जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं वो रेणु शर्मा, इन्होंने ये आरोप अभी पीछे ले लिए हैं। मुंबई पुलिस से हमारी ये दरख्वास्त है कि इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने वाले रेणु शर्मा के ऊपर आईपीसी 192 के तहत तुरंत और कार्रवाई हो और उन्हें उसमें सजा भी मिले। कार्यकर्ता राजकीय हो या सर्वसाधारण आदमी हो, अगर इस प्रकार के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगते हैं तो उसमें उसे उद्ध्वस्त होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती और यह अधिकार किसी को भी नहीं है कि वो किसी का जीवन उद्ध्वस्त करे। हम मुंबई पुलिस से ये दरख्वास्त करते हैं कि आईपीसी 192 के तहत रेणु शर्मा के। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी, किस तरीके से जो गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कैबिनेट मंत्री पर, उसके बाद शिकायत वापस ली जाती है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, एक बार विस्तार से बताएं।
जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मंत्री धनंजय मुंडे के ऊपर मुंबई के ओशीवारा पुलिस स्टेशन में रेणु वर्मा नामक महिला ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद राजनीतिक सियासत मुंबई से महाराष्ट्र में तेज हो गई थी, जहां एक तरफ बीजेपी धनंजय मुंडे से इस्तीफा मांग रही थी, वहीं शरद पवार इस पूरे मामले को गंभीर से बताकर जांच की बात कर रहे थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है, महिला ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। उन्होंने पुलिस ने लिखित जो है कि अपनी शिकायत वापस ली है, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें कहा गया है कि आपको एक कोर्ट से एफिडेविट बनाना होगा, माफीनामा बनाना होगा और उसे पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की चित्रा बाग ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि हमें पहले पता था कि सरकार इस महिला के ऊपर दबाव बनाएगी और उसे उसका शिकायत वापस लेना होगा। हमने पहले ही कहा था कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। तो कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, लेकिन धनंजय मुंडे को एक बड़ी राहत यहाँ मिली है महिला की शिकायत वापस लेने पर। जी मुरारी, साथ में ये भी हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि दबाव में ये शिकायत वापस ली गई, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्या कुछ उस संबंध में जानकारी है? देखिए, इस मामले में महिला का कहना है कि हमने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मेरी शिकायत का राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है, राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। मैं काफी फ्रस्ट्रेट थी, काफी डिप्रेशन में थी और मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। तो इसका पाना काफी मुश्किल है, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि एक मंत्री के खिलाफ 6 दिन पहले लिखित शिकायत दर्ज होती है। मुंबई पुलिस जो एक डीसीपी रैंक का अधिकारी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और मात्र 4 से 5 दिन बाद ही महिला आती है और कहती है कि मुझे अपनी शिकायत वापस लेना है। तो जरूर कुछ न कुछ बात बनी होगी। महिला ने क्यों अपनी शिकायत लिया, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन का उन्होंने हवाला दिया है कि नहीं, ये राजनीतिक फायदा हो रहा है, इसलिए मैं केस वापस ले रही हूँ। जी लेकिन मुरारी, साथ में अगर हम चित्रा बाग की बात करें, बीजेपी की प्रवक्ता है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये आरोप झूठे हैं तो उस महिला के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी? जी, यही कहना था पुलिस का कि अगर आप इस मामले में केस वापस ले रहे हैं तो जिस तरीके से आपने धनंजय मुंडे सहित एनसीपी पार्टी की आपने बदनामी की है, इस गुना में आपके ऊपर मामला दर्ज हो सकता है। अगर आप इस पूरे मामले में अगर कोर्ट से माफीनामा और एफिडेविट बना करके देती है तो पुलिस इस मामले में विचार कर सकती है। लेकिन चित्रा बाग का जिस तरीके से कहना था कि अगर ये झूठी शिकायत थी, अगर ये फेक शिकायत थी, तो महिला के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, महिला की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि आखिर इस तरीके की अफवाह भरी खबर उसने समाज में और पुलिस में क्यों पहुंचाई। जी लेकिन मुरारी, साथ में ये भी हम समझने की कोशिश करें कि क्या आपकी कोई बातचीत उस महिला के साथ हुई हो? क्या कुछ उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने मुख्य बात उसकी वजह बताई है कि शिकायत को वापस लिया है? क्या कोई राजनीतिक दबाव उनके ऊपर था या किसी तरह की कोई और बात थी? क्या कोई बातचीत आपकी उनसे हुई? मोहित, देखिए, हमारी बातचीत उनसे नहीं हो पाई है, लेकिन फोन के जरिए जब हमने उनसे संपर्क करने का कोशिश किया तो उनका कहना था कि वो काफी डिप्रेशन में है। राजनीतिक फायदे के लिए इस पूरे जो केस है जो मेरा साथ हुआ है, इसे राजनीतिक टूल दिया जा रहा है, जिसे लेकर के मैं पीछे हट रही हूँ। समय आने पर मैं खुद आवाज उठाऊंगी न्याय के लिए। लेकिन ऐसे में उन्होंने किसी भी नहीं कहा कि उन्हें राजनीतिक दबाव है या प्रशासनिक दबाव है। उन्होंने जो हवाला दिया है कि हमारे इस शिकायत का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारे इस कंप्लेन का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, जबकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अपनी शिकायत वापस ले रही हूँ। लेकिन इस पूरे मामले में अगर बारीकी से नजर डाला जाए, हर पहलू पे नजर डाला जाए, चाहे वो शरद पवार जी का स्टेटमेंट रहा हो या फिर संजय राउत के स्टेटमेंट रहे हो या खुद धनंजय मुंडे के स्टेटमेंट रहे हो, ये कहना था इन लोगों का कि नहीं, ये खोटा है, गलत है, किसी के राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है, तो वही चीज सामने भी देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मुरारी सिंह जुड़े, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार राजधानी लाइव में और भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। रुक करते हैं बाकी खबरों का। अकाली दल के बाद एनडीए छोड़ने के 3 महीने के बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी भी किसानों के मुद्दे पर एनडीए से अलग हो चुकी है। आरएलपी के इकलौते सांसद हनुमान बेनीवाल हैं, जो अपनी पार्टी के संयोजक भी हैं। उन्होंने शनिवार को अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर एनडीए से अलग होने का ऐलान किया। इससे पहले नागौर से सांसद बेनीवाल ने 19 दिसंबर को संसद की 3 समितियों से भी इस्तीफा दे दिया था। किसानों के हित में बात करने का दावा करने वाले सांसद हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक किसानों के धरने से अलग क्यों बैठे हैं, ये सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ तो 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों का समर्थक बताने वाले हनुमान बेनीवाल के समर्थक शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करने से पीछे क्या राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश हो रही है, ये इस तरह की बातें कही जा रही हैं। आपको यह भी बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल राजस्थान में नगर निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारियों में है। वहीं आपको यह भी बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए हनुमान बेनीवाल खास बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पूंजीपतियों की पार्टी किसान कोई भी नहीं कहता। क्यों नहीं किसान संघर्ष समिति बनी हुई है भाजपा के, क्यों नहीं आ रही है? कोई भी नहीं आ रहा है। किसानों को मालूम है, जो समर्थक थे बीजेपी के, जो आज कितना सालों से अकाली दल, उसकी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। हमारे हनुमान बेनीवाल ने जो इसके पक्ष में समर्थन में थे, उसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर वो बॉर्डर पे चला गया, बैठा है हड़ताल में। हनुमान बेनीवाल जी और उनके साथ 8-10 गाड़ियाँ थी, वो जयपुर की तरफ से आए थे, दिल्ली की तरफ जा रहे थे वो। तो मेरे बूथ नंबर 4 पे लाइन पे वो पहुँचे, तो लड़कों ने उन्होंने बताया कि साहब ये है, तो लड़कों ने गाड़ी को निकाल दिया। उनके पीछे 2-3 गाड़ियाँ और थी, आगे चल के हनुमान बेनीवाल जी भी गाड़ी से नीचे उतर गए। उनके जो भी साथ में गाड़ियाँ थी सारे लड़के उतर गए नीचे, और मेरे जितने भी कर्मचारी खड़े थे उनके साथ गाली गलौज किया है, और जो बूम बैरियर लाइनों में लगे तो उनको तोड़ ताड़ दिया है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ भवानी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। भवानी सिंह, सबसे पहले ये टोल कर्मियों के साथ जो बदसलूकी की गई है उसका विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। टोल कर्मियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, ये पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा मोहित, हनुमान बेनीवाल एनडीए से अलग होने के बाद में इन्होंने ऐलान किया था कि मैं किसान का बेटा हूँ और किसान के साथ में हूँ। लेकिन ये भी बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर हनुमान बेनीवाल ने 3 समितियों से इस्तीफा दे दिया और वो दिल्ली बॉर्डर पे नहीं बैठे, जहाँ पे किसान धरने पे बैठे, वहां से अलग क्यों बैठे? और लेकिन दूसरी बात, जब किसान ट्रैक्टर रैली करने जा रहा है 26 जनवरी को, और वो सारा अपना बॉर्डर पेट्रोल को आ जा रहे हैं, इस तरह से इनके कार्यकर्ता तोड़ कर रहे हैं, तो कौन सी राजनीतिक ये अपने रोड क्या सेक रहे हैं? मतलब सबसे प्रेस मतलब और अपने कांग्रेस के चहेते बने हुए हैं। कांग्रेस का पूर्व अपने सांसद वो इनको अपना बता रहा है और इनको कह रहा है कि हमारा हनुमान बेनीवाल वहां धरने पे बैठा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ गई है कि इन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। क्योंकि ये खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता बता रहे हैं। किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को जब पूछा जाता है हनुमान बेनीवाल के बारे में, तो कहता है कि ये हनुमान बेनीवाल हमारा ही आदमी है, अब ये हमारे समझ से परे है। लेकिन एक बात और समझे हम यहाँ पर कि जिस तरीके से टोल पर ये इस तरह की बातें कही गई, मारपीट वहां पर करने की शिकायत हुई है, साथ में तस्वीरें भी लगातार सीसीटीवी के सामने से जो आई हैं वो भी दर्शकों को दिखाई जा रही है। लेकिन एक बात हम समझने की कोशिश करें, सियासी क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? सिर्फ टोल की अगर हम बात समझने की कोशिश करें, क्या सियासी समीकरण साधने की कोशिश है? क्योंकि नगर निकाय के चुनावों में उतरने की तैयारी पार्टी कर रही है। बिल्कुल भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया है, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थन भी, कि बीजेपी का जब ये
सांसद खड़े हुए थे और बीजेपी ने बिल्कुल इनके सामने कोई भी सांसद को खड़ा नहीं किया था और इन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर ये कांग्रेस धरने में आ गई। मतलब ये जो धरना चल रहा है जिसमें कांग्रेस भी सपोर्ट करी है और हनुमान बेनीवाल भी 3 समितियों से इस्तीफा देकर अपने किसानों के साथ में मिल गए, लेकिन हनुमान बेनीवाल अलग क्यों बैठे, इसको ये बात है। और नहीं, दूसरी बात ये टोल प्लाजा में जिस तरह से इन्होंने तोड़ फोड़ की और ये मतलब कहने का मैं पूरा मामला ये समझ में आ गया है कि जैसे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करना चाह रहे हैं, उसमें किसी न किसी तरह का रुकावट ये डाले और ये जीरो बन जाए। क्योंकि जब किसानों ने अलग मतलब एक ग्रुप बना हुआ है किसानों का, हनुमान बेनीवाल चाह रहे थे कि मुझे भी इस ग्रुप में शामिल किया जाए और मुझे बढ़ चढ़कर मेरा प्रचार हो, किसान मुझे कहकर आगे चले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए हनुमान बेनीवाल की तरफ बैठे हैं और वही ये राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, कभी बीजेपी की तरफ तो कभी कांग्रेस की तरफ। लेकिन एक बात यहां पर हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से, क्योंकि अभी भी आंदोलन लगातार चल रहा है और वहां बॉर्डर पर भी किसान बैठे हैं, ये अलग से बैठे हुए हैं और वहां पर इन्होंने ऐलान भी कर दिया कि भी हम एनडीए से अलग हो रहे हैं। क्या ये जो ऐलान था ये अनौपचारिक है या औपचारिक रूप से भी एनडीए को इस बात की सूचना दी गई है कि आरएलपी अलग हो रही है? बिल्कुल नहीं, इन्होंने बिल्कुल ही मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने बात की थी कि हम एनडीए से अलग हो रहे हैं, हमने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रुप इन्होंने ग्रुपबंदी तो यही है, हो सकता है एनडीए की साल हो, हनुमान बेनीवाल को भेजा है धरने में, किसी भी तरह से इस धरने को फेल करने की भी राजनीति हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जो आरएलपी के संयोजक हैं हनुमान बेनीवाल, उनकी अलग ही गाड़ी नजर आ रही है, अलग तरीके की सियासत करते नजर आ रहे हैं। रुख करते हैं बाकी खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही भ्रष्टाचारियों को 2 फीट जमीन में गाड़ने की बात कही हो, लेकिन एएनबी न्यूज ने कई गांव में पड़ताल करके जाना कि कैसे विकास कार्यों को जिम्मेदार जो लोग हैं वो पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। एएनबी न्यूज की जो टीम थी वो कई गांव में पहुंचती है और वहां पर पीएम आवास, मनरेगा, बलराम तालाब योजना की हकीकत जानने की कोशिश करती है। तो अशोकनगर की ग्राम बम्मन खिरिया पंचायत में सरपंच भजन सिंह अहिरवार और ठेकेदार राकेश सिंह द्वारा निर्मित तालाब में घटिया सामग्री इस्तेमाल करते हुए मिलते हैं और जब उनसे इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जाती है तो वो मौके से भागने की कोशिश करने लगते हैं। मनरेगा में काम कर रहे मजदूर बताते हैं कि कैसे सरपंच SC/ST एक्ट लगाने और मजदूर का पैसा न देने की बात करते हैं। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों का 100% निवारण करने का दावा कर रहे हैं। बावजूद हजारों शिकायतों पर कार्रवाई न होने के बाद भी आमजन ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं तालाब को काम करो तो आज तक पैसा नहीं मिलो, पैसा मांगो तो एक लगा दो। अच्छा, किसने लगा दिया? भजन सरपंच है हरिजन। अच्छा, सरपंच साहब ने। और कोठरिया मंत्री ने 500 रुपये ले ले। अच्छा। अबे तक पैसा वापस करे। आवास की ना हमारी आवास आई। अच्छा, क्या बोल देते हैं आप? कह देते हैं कि अब आ जाएगी ट्रांसफर भाव, जो मंत्री वो आवाने ले ले, जो मांगत बस ऐसे होते नहीं। अच्छा, ठेकेदार साहब आप क्यों नहीं बाइट दे रहे हैं अपनी? आप बताइए कि आपके सामने, आप यहीं बैठे हो, आपके सामने ये 2 नंबर का काम हो रहा है। इसमें बिल्कुल मिट्टी है, इसमें रेता कहीं ना कहीं से नहीं है। ये पूछ आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि आप इतना घटिया वो मिट्टी मिला के डाल नहीं है, है वो उसमें सीमेंट ही नहीं है उसमें। तो ग्राम सरपंच के आपने तेवर देखे होंगे और तेवर देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, साथ में वो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से जो घटिया सामग्री का निर्माण तालाब के बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब सरपंच से बात करने की कोशिश की गई तो अलग ही तरह के तेवर दिखाने की कोशिश सरपंच के द्वारा की गई। साथ में सरपंच वहां से भागने की कोशिश करने लगे। साथ में ठेकेदार से जब बात करने की कोशिश की गई तो ठेकेदार भी इस पूरे मामले को लेकर सही तरीके से जानकारी नहीं दे पाए और वो भी वहां से खिसकने की कोशिश करने लगे। ये वो तस्वीरें हैं, लेकिन साथ में कई गंभीर आरोप भी सरपंच के खिलाफ लगाए गए हैं। आपको बताएं कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि मजदूरी के ना तो सिर्फ पैसे दिए जा रहे हैं, बल्कि उनका यह भी कहना है कि
घर बनाने के नाम पर जो पैसे उनसे लिए गए और वो पैसे 500 रुपए उनसे मांगे गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका ये दावा है कि गांव में और भी कई लोगों से उनसे 500 रुपए मांगे गए हैं और वो भी पैसे उनको ना तो वापस किए गए हैं और ना ही उनके मकान बनाने के लिए अब तक किसी तरह का कोई कदम उठाया गया है। तो ये तमाम तरह की जो बातें ग्रामीण कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में वो तस्वीरें भी जहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा है तालाब का, उसमें घटिया सामग्री का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब इस पूरे मामले को लेकर सरपंच से बात करने की कोशिश की जाती है तो वो एक बहुत ही बदसलूकी वाले तेवर दिखाने की कोशिश करते हैं, इस पूरे मामले को लेकर सही तरह की जानकारी नहीं देते हैं और साथ में वो ये दावा भरते हैं कि जो सामग्री है वो ठीक है। आपको ये भी बताते चले कि जब ठेकेदार से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई तो ठेकेदार भी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधते हुए नजर आए और वो भी यही लगातार दावा करते हुए नजर आए कि सामग्री ठीक है। हालांकि वो भी मौके से खिसकने की कोशिश करने लगे। साथ में आपको यह भी बताते चले कि अभी भी मुख्यमंत्री अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, उनके द्वारा अभियान चलाया हुआ है, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार वो बड़े स्तर पर अभियान चला रहे हैं। जहां पर भी शिकायतें मिल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत सारी ऐसे मामले हैं जिनकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिनको लेकर कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश की जो जनता है वो ठगा हुआ महसूस कर रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र परासर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। शैलेंद्र, सबसे पहले पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। एएनबी की टीम वहां पर पहुंची है, किस तरीके से पूरे मामले का खुलासा हुआ है, एक बार विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, मैं बता दूंगा कि लगातार जिस तरह से ये सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन में आने वाले मामलों पर कार्रवाई करने की बात की जाती है, तो वहीं पर सरपंच सचिव और सीओ स्थानीय स्तर पर ये कई मामले, मनरेगा के मामले हों, पीएम आवास के मामले हों, बलराम तालाब योजना के मामले हों, इन मामलों पर लगातार कार्रवाई के लिए यहाँ पर जो मिली भगत सामने आ रही है सरपंच द्वारा, मौके पे जाके हमारी टीम द्वारा जब देखा जाता है तो यह मिलावट जी की जगह मिट्टी मिलाते हुए नजर आते हैं। तो वहाँ के सरपंच हरजन एक्ट लगाने की बात करते हैं, मजदूरों पर भी करते हैं। कई वहाँ के पैसे, चूंकि मनरेगा का काम होता है, मशीनों से काम नहीं करवा सकते, बावजूद इसके यहाँ पर काम न करवा के मशीनों द्वारा काम भी करने के कई मामले सामने आते हैं, चाहे वह और संबल योजना के तहत की बात हो या अन्य योजना को पलीता लगाने की बात हो। तो यहाँ जिम्मेदार निश्चित ही यहाँ पर पलीता लगाने नजर आते हैं। और साफ तौर पर बलराम तालाब योजना में कागजों में कुत्ता भी नजर इसलिए भी आता है क्योंकि ये तालाब यहाँ कागजों में दिखाते हैं कि ग्रामीणों को तालाब पानी की जरूरत है और 6 महीने पहले तालाब खुद जाता है और 6 महीने बाद यही तालाब को पूर दिया जाता है कि यहाँ पर जल खराब हो। तो यहाँ पर सारा जो खेल चलता है वो कागजों में खेल चल जाता है और वहाँ पर तालाब खुद भी जाता है और तालाब को बंद भी कर दिया जाता है। तो लाखों करोड़ों रुपए जो सरकार केंद्र और राज्य से आने वाले पैसे को जिम्मेदार भरपूर तरीके से लगाते नजर आते। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, ये तो गंभीर मामला है ही, लेकिन साथ में जिस तरीके से हमने जो मनरेगा के मजदूर थे उनका बयान सुनवाया, उनकी बाइट चलाई, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ना तो उनको मजदूरी दी गई तालाब की और साथ में 500 रुपए लिए गए घर बनाने के नाम पर। उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, वो जहां तक पीएम आवास और घर बनाने वाली बात हो तो यहाँ पर 10% का खुला खेल ग्रामीण खास तौर पर उन जिलों में चलता है, भोपाल राजधानी की जो सीमावर्ती इंटीरियर क्षेत्र हो, चाहे वह रायसेन हो, विदिशा हो, अशोकनगर हो, यहाँ के कई जगह के मामले हमने तमाम सर्वे, सैकड़ों गांवों के सर्वे किए हैं। यहाँ पर मूलतः यही देखने में आता है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती है और उन पर केवल जांच की औपचारिकता दिखाई जाती है और इसमें पूरा सिस्टम मिलावट होता है। लेकिन वर्तमान की हम बात करें, बीजेपी सरकार के आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और जमीन में गाड़ने की बात जो करते हैं, निश्चित ही उसमें यदि सरकार जिम्मेदार अगर कार्रवाई कर देते हैं तो निश्चित ही ऐसे लोगों को अगर कार्रवाई होती है और उनके ऊपर कार्रवाई के बाद 1-2 लोगों पर भी अगर ये कार्रवाई हो जाती है तो बाकी लोग समझ जाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो सामने नहीं आएंगे।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो किस तरीके से जो ग्रामीण सरकारें हैं वो भी भ्रष्टाचार करती नजर आ रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अगुवाई में जगदलपुर में, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में तीखी नोक झोंक देखने को मिली। जगदलपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन करके धान खरीदी को लेकर पार्टी कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की राज्य सरकार पर वादा खिलाफी और धान खरीदी में लापरवाही का आरोप लगाया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के दम पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी सरकार है। प्रदेश में किसानों को धान बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बीजेपी के शासनकाल के दौरान किसानों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना धान बेचने में नहीं करना पड़ता था। चाहे किसानों का धान बेचने के लिए पंजीयन की बात हो या फिर धान खरीदी की समय सीमा, कांग्रेस सरकार ने हर प्रकार की कटौती की है। कि कांग्रेस सरकार किसान विरोधी सरकार है और जिन किसानों के दम पर ये सरकार आई है, 2 साल में ये किसान बुरी तरह से इस सरकार से ठगे गए हैं। वो अपना उपज धान वो बेच नहीं पा रहे हैं। पिछले साल भी उनको बेचने में कठिनाई हुई थी, इस साल कठिनाई उनकी और भी ज़्यादा बढ़ गई। जबकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को धान बेचने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, कभी कोई बारदाना की कमी नहीं होती थी, ना उनको भुगतान भी समय पर हो जाता था। लेकिन ये भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार हर तरह से किसानों को परेशान कर रही है। एक तो जब पंजीयन का समय आया तो किसानों को लंबी लंबी लाइन देर रात तक लगानी पड़ी, उसके बाद भी सब किसानों का पंजीयन हो नहीं पाया। उसके बाद हम लोगों ने 1 नवंबर से धान खरीदने की बात की, क्योंकि हम लोग अपनी सरकार में 1 नवंबर से खरीदते थे। 1 महीने बाद से सरकार धान खरीदती है, जिससे जो अर्ली वेराइटी के धान थे किसानों के, उनके पास घर में रखने के लिए जगह नहीं होने के कारण बहुत किसानों का धान बारिश में भीग के खराब हो गया। जबकि पहले 1 नवंबर से धान हमारी सरकार खरीदती थी तो लोग खेत खलिहान से सीधे धान को मतलब धान खरीदी केंद्र में ले जाते थे, बेचते थे। आज 1 महीने के बाद में इस सरकार बारदाना का बहाना करके धान खरीदी कई केंद्रों में बंद। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा वादा खिलाफी को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव का प्रोग्राम था। इनको क्योंकि आगे जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए यहाँ पे सिटी ग्राउंड के पास इनको रोका गया। विधिवत की गिरफ्तारी की गई है। लगभग 500 के आसपास कार्यकर्ताओं के यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। अभी इनकी गिरफ्तारी का प्रोसीजर चल रहा है, आपके सामने जारी है। उसके बाद कल यहाँ से इनको रिहा किया जाएगा। पहले भी उसके खिलाफ थाने में कुछ अपराध हैं, आदतन टाइप का, बदमाश टाइप का, उसके खिलाफ थाने में लाके उसके खिलाफ विधि। तो वहीं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ एसडी राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसडी राज, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि धान खरीदी को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा है, क्या कुछ किस तरीके से पूरा कार्यक्रम किया गया बीजेपी की तरफ से, विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि बस्तर के दौरे में विष्णुदेव साय जी प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं वो दौरे पे हैं। उसके बाद दौरे पे बैठक लेने के बाद जब यहाँ पे धान की खरीदी और लेन देन के बारे में बात हुई, तो उसके बाद बात होने के बाद जब दंतेवाड़ा जिला से जब बैठक हुआ, दंतेवाड़ा जिला में धरना प्रदर्शन चालू किया। धरना प्रदर्शन चालू करने के बाद कलेक्टर का घेराव किया गया। तो इनका सीधा कहना यह है कि भूपेश सरकार पर यह कहना है कि धान खरीदी की समय बढ़ाया जाए और बारदाना का व्यवस्था नहीं किया गया, बारदाना का व्यवस्था सही ढंग से किया जाए और रकबा में जो कटौती किया गया है, रकबा को सही ढंग से सही किया जाए। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला दिन जो कि दंतेवाड़ा में धरना प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर का घेराव किया गया, उसके बाद दूसरे दिन जब जिला मुख्यालय जगदलपुर में भी धरना प्रदर्शन करने के बाद जब कलेक्टर का घेराव किया गया, और साय जी का ये भी कहना था कि पूरे जिला मुख्यालय में एक ही साथ धरना प्रदर्शन करके और पूरे कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। और इनका सीधा ये कहना था कि भूपेश सरकार के ऊपर उंगली उठाकर ये कहना था कि जब छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम पे जाना जाता है, यहाँ के धान के नाम पे हर जगह प्रचलित है छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे जब धान खरीदने के लिए
पिछले 15 साल का जब शासन हमारा था तो कभी इतना बड़ा दिक्कत नहीं आया। अब भूपेश सरकार रहने के बाद इतना बड़ा दिक्कत क्यों आ रहा है? और उनका कहना ये था कि सीधी सीधी बात की बारदाना का जो देने का तरीका है वो गलत है, और उसके बाद जो खरीदी का समय है वो बढ़ाया जाए, और रकबा जो कम किया जा रहा है, रकबा कटौती किया जा रहा है, रकबा को ठीक किया जाए। जी एसडी, आज लगातार बारदाने को लेकर बात कही जा रही है, बीजेपी के द्वारा कई तरह की बातें कही जा रही हैं। उधर कांग्रेस से लगातार सरकार है वो ये कह रही है कि केंद्र सरकार की उसे अभी तक बारदाना आया नहीं। क्या कुछ वजह है, क्या बारदाने की कमी पड़ रही है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है। कोरोना काल आने के कारण 1 साल का जो गैप आ गई है और 1 साल में जो परेशानी आई है उसके कारण भूपेश सरकार को कहीं ना कहीं तो दिक्कतें तो जरूर आई है, लेकिन उस दिक्कतों के चरण में भी भूपेश सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत जगह कोशिश किया, बहुत अंदरूनी क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम चली है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं त्रुटि, कहीं ना कहीं दिक्कतें तो जरूर आई है। तो बीजेपी सरकार ने उन्हीं मुद्दों को सामने कर उन्हें निशाना साधकर कांग्रेस सरकार के ऊपर उंगली उठाकर ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा कि बारदाना पहुंचा नहीं है, बारदाना नहीं पहुंचने के कारण धान की खरीदी कम हुई है। और भूपेश सरकार ये भी स्पष्ट कर दी है कि पिछले 15 साल में जो बीजेपी सरकार थी जितना धान नहीं खरीदी की उससे ज्यादा धान हमने इस साल खरीदी कर ली है। जी, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि लोग क्या कह रहे हैं, जो किसान हैं वो क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहते नजर आ रहे हैं, और क्या वाकई में धान खरीदी में अभी देरी हो रही है, उसको लेकर क्या जानकारी मंडी से मिल रही है आपको? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों को कहीं ना कहीं तो नाराजगी तो नजर आ रहा है कि उनका कहना यह है कि समय बढ़ाया जाए, समय कम हो। कोरोना काल के चलते बहुत ज्यादा दिक्कतें आए हैं, बहुत सारे लोग अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो समय को कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। और रकबा कटौती को लेकर भी ग्रामीणों की नाराजगी दिख रही है, तो रकबा कटौती ना कर इस बार से जो रकबा है उसी हिसाब से इनको धान की खरीदी किया जाए, ये भी कहा जा रहा है। जी, अगर हम बीजेपी की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा खोलने की कोशिश की है, क्या ये 1 या 2 दिन का ये कार्यक्रम था, या फिर इस कार्यक्रम को और भी आगे जारी रखा जाएगा? इस तरीके से ही कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश होगी? क्या कुछ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है बीजेपी के? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि दंतेवाड़ा जिला में पहला दिन का धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद वहां पे कलेक्टर का घेराव किया गया, और कल जो कि पूरे जिला मुख्यालयों में एक ही समय में एक ही बार में धरना दिया गया, और उसके बाद कलेक्टर संघ का घेराव किया गया। घेराव करने के बाद इन्होंने, बीजेपी सरकार के पदाधिकारियों ने ये कहा कि अगर इस विषय में जल्दी से जल्दी कोई रणनीति नहीं बनाई जाती है भूपेश सरकार के द्वारा, तो नहीं बनाए जाने पर फिर से ऐसा बड़े कदम को उठाएंगे और फिर से धरना देने का सीधा सीधा इनका कहना यह था कि समय बढ़ाया जाए और रकबा की कटौती कम किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एसडी राज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजधानी लाइव में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।